सो वेलकम एवरीवन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। देखिए, मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपको ऑलरेडी बताया था कि लगभग जितने सारे रिवॉल्यूशंस हुए हैं उसमें मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का बहुत बड़ा रोल रहा है। कुछ सपोर्ट जनरली ऊपर से मिलते हैं, बहुत कम सपोर्ट होते हैं और ये जरूरी नहीं कि हो। तो यूरोप के अंदर जितने सारे कंट्रीज हैं, अगर उनकी बात करें तो मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर बताया था कि हर रिवॉल्यूशन जो हुए हैं ना, वो एक लगभग सिमिलर टाइप हुए हैं, बस कुछ कुछ चेंजेस ही हुए हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम यूरोप की बात करें तो वहां पे तीन कैटेगरी के टाइप के लोग थे। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर क्या था, क्लर्गी था, नोबिलिटी था, फिर थर्ड स्टेट था। उसी तरीके से यहाँ पे भी तीन तरीके के लोग थे, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स का क्या थिंकिंग था? लिबरल्स का जनरली, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जनरली यूरोप के अंदर जितने सारे कंट्रीज थे उन सब के थे। अब लिबरल्स की बात करें तो ये चेंजेस पे बिलीव करते थे कि मतलब समाज में क्या हो, चेंजेस होता रहे। प्लस ये ऐसा भी सोचते थे कि यार यहाँ पे धर्म, लगभग सभी धर्म को सहन किया जाए, तो सभी धर्म को बराबर एटलीस्ट ट्रीट दिया जाए। पार्लियामेंट के फेवर में थे, लेकिन इनका एक सबसे बुरी बात ये थी कि ये एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब वोट के अधिकार में नहीं चाहते थे कि सभी को मिला जाए। सिर्फ चाहते थे जो टॉप क्लास हैं, जिनके पास ज्यादा लाइक प्रॉपर्टीज एंड सब मतलब सब कुछ है, उनको ही वोट का अधिकार हो और फीमेल को वोट का अधिकार भी नहीं हो, ठीक है ना। तो मतलब दे वर नॉट इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इनकी बुराई थी। अगर हम बात करें रेडिकल्स की, तो रेडिकल्स क्या था, ये बिलीव करते थे कि उसी का सरकार बने जिसमें मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन उसको सपोर्ट करे। जनरली भी डेमोक्रेसी की तरफ फेवरेबल थे थोड़े बहुत। विमेन्स वोट के लिए रेडिकल सपोर्ट करते थे कि उनका भी अधिकार है, उनको भी वोट का अधिकार देना चाहिए, लड़कियों का भी अधिकार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसलाइक प्रॉपर्टी ऑफ फ्यू, ये रेडिकल्स ये सोचते थे। क्योंकि लिबरल्स का ये था कि जिसके पास कोई प्रॉपर्टी है उसको ज्यादा इज्जत देते थे, जनरली खुद बहुत बड़े ऑनर होते थे और मतलब होते थे सब। रेडिकल से सोचते थे कि ये किसी कम लोग के हाथ में ही नहीं होना चाहिए, उनके प्रॉपर्टीज को और लोगों के अंदर भी बांट देना चाहिए। मतलब उनको इस बात को बहुत लेकर ये था कि कुछ लोगों के पास ही इतना जमीन क्यों और कुछ के पास क्यों नहीं है, बिल्कुल। तो रेडिकल्स का ये एक अपना मत था। कंजर्वेटिव्स की अगर बात करें तो कंजर्वेटिव्स क्या है, लिबरल्स और रेडिकल्स के बिल्कुल अपोजिट थे। इनफैक्ट कंजर्वेटिव्स तो पहले चेंज को भी फील नहीं करते थे, मतलब वो समाज में एक चेंजेस होना या लाना उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। लेकिन जब से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से इनको थोड़ा सा असर पड़ा और फिर ये बोले कि ठीक है, समाज में चेंज होने चाहिए लेकिन स्लो चेंज होने चाहिए। प्लस ऐसा भी नहीं है कि हम अपने चेंजेस लाने के लिए पास्ट को भूल जाएं, कल्चर को भूल जाएं। तो इन पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा। हालांकि ये पहले बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे कि समाज में किसी भी टाइप का चेंज होना चाहिए, जैसा चल रहा है, ठीक है। अभी किसमें न्यू, हालांकि सोशलिस्ट ग्रुप खुला, तो सोशलिस्ट का बहुत अपना एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और पहली बात बता दूं, यूरोप की ज्यादातर कंट्रीज में, ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है ना, यूरोप की ज्यादातर कंट्रीज में इन्हीं तीनों में से किसी एक का वहां पे गवर्नमेंट या सरकार होता था, मतलब लिबरल्स, रेडिकल्स या कंजर्वेटिव्स का। रसिया उसमें एक एक्सेप्शन है। जैसे यूरोप के अंदर जो रसिया कंट्री है तो उसमें एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वहां पे सोशलिस्ट का बोलबाला चला, ठीक है। तो सोशलिस्ट क्या मानते थे, ये तो पहली बात प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल अगेंस्ट होते थे, मतलब बिल्कुल अगेंस्ट होते क्या था, बिल्कुल अगेंस्ट थे ही, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज अगर बात करते हैं, कोऑपरेटिव भी चाहते थे कि यार सबको समझो, प्राइवेट प्रॉपर्टी है उससे अच्छा है कि सबको कुछ ना कुछ दे दिया जाए ताकि बांट के काम चले। और उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कार्ल मार्क्स की थ्योरी। कार्ल मार्क्स सोशलिस्ट को और ज्यादा क्या बढ़ा दिया, उन्होंने बोला था कि जनरली वर्कर का कंडीशन चूंकि बहुत बुरा था, ठीक है। जार निकोलस उस समय हमारे जो थे राजा थे, मोनार्की सिस्टम तो वहां भी था ही था। 1917 में हालांकि चेंजेस होना शुरू हुआ, फिर भी कार्ल मार्क्स साहब का बहुत अच्छा कहना ये था कि अगर प्राइवेट लोगों के पास या प्राइवेट इंडस्ट्रीज रहती है तो वो लोग सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, और जब अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो वर्कर के कंडीशन पर बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे। उनका कहना था कि अगर मान लीजिए वो वर्कर के लिए वो अपना फैक्ट्री दे भी देते हैं तो सिर्फ अपने प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे, ना कि वर्कर का कंडीशन इंप्रूव होगा। तो इसलिए इनका कहना था कि तभी इंप्रूव होगा जब सब के सब सोशली कंट्रोल्ड हो, मतलब सबका किसी तरीके से सोशली उस पर कंट्रोल हो, तभी सुधरेगा उनका कंडीशन, नहीं तो नहीं सुधरने वाला। तो सोशलिस्ट मैंने क्या बोला, रसिया को छोड़ के यूरोप के किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी, ठीक है।
बात करते हैं अब रसिया की। तो रसिया की अब बात करेंगे तो सबसे पहले जार निकोलस, जनरली जो TSAR निकोलस, जार निकोलस को बनाया गया। फिर से वही मोनार्कियल सिस्टम था, वहां का किंग जार निकोलस साहब बने 1917 में। लगभग सब कुछ फिर भी ठीक ठाक था। अब हुआ ये था कि जार निकोलस के प्रभाव और उनके फिर इस तरह से आगे का कंडीशन इंडस्ट्रियलाइजेशन का इतना अच्छा था नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसी टाइप का बनाया है जार निकोलस के बाद। इंडस्ट्रियल इतना कंडीशन अच्छा था नहीं, लोगों की कंडीशन तो बुरी थी डेफिनेटली। इंडस्ट्री में क्या होता था कि वर्क जो है बहुत ज्यादा देर तक कराया जाता था, 15-15 घंटे, 17-24 घंटे, और पैसे काफी कम थे। तो हालांकि जार निकोलस ने उस चीज को जरूर कहीं ना कहीं चेकआउट करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव भेजा था, लेकिन उसका कुछ खास प्राइवेट कंपनियों पे असर पड़ा नहीं। उन्होंने अपना वही रिस्ट्रिक्शंस रखा, वही नियम रखा, कोई नियम में बदलाव नहीं किया। खैर, इसकी वजह से इन्होंने अपना दावा बोला, फिर से किया, बहुत सारी जगह पे रिवॉल्ट हुआ, धड़ाधड़ धरने पे बैठे गए। इसमें उसके बाद चेंजेस कहाँ से शुरू हुआ, जब सोशल डेमोक्रेटिक्स पार्टी, जो कि पहले सोशल रिवोल्यूशनरी, इसमें दो तरीके से बदल गया। फिर सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी जो थी, सोशल रिवोल्यूशनरी, वो ये बोलती थी कि जितने सारे जो है जमीन वो पीजेंट्स को दे देना चाहिए जो बड़े लोगों के पास है। और सोशल डेमोक्रेट्स वो थे जो व्लादिमीर लेनिन के द्वारा हुआ था, वो इस बात से डिसएग्री करते थे। पहले इस बात से डिसएग्री करते थे, लेकिन अब बाद में आगे जाके देखेंगे कि यही काम फिर व्लादिमीर लेनिन ने ही किया है, ठीक है ना। तो हालांकि सोशल रिवोल्यूशनरी जो थे वो पीजेंट्स के सपोर्ट में थे, मतलब वो चाहते थे कि ये जो बड़े लोगों की जमीन है, नोबिलिटी, और उनको जमीन, उनकी जमीन दे दी जाए। अब जो यहाँ पे लिबरल्स और रेडिकल्स थे, जनरली बड़े लोग थे, अब इनकी जमीन को देने के थे लोग, तो सीधी सी बात है, लोग उसके खिलाफ जाएंगे अगेंस्ट में, क्योंकि ये लोग फेवरेबल में प्रिविलेज क्लासेस के तो फेवर में थे ही, रेडिकल्स और क्या आपके लिबरल्स। खैर, अब हुआ ये, जब ये सोशल डेमोक्रेटिक, अब इसमें सोशलिस्ट जितने सारे लोग थे, जब एक ग्रुप बनाना, पार्टी बनाना शुरू किया गया, तो उसमें का सिंपल फंडा था कि जो लोग सोशलिस्ट में बिलीव करते हैं उन्हीं को मेंबर बनाया जाएगा, अदरवाइज नहीं बनाया जाएगा। अब इन्होंने चूंकि जब अपना बनाना शुरू किया तो जार निकोलस को खटका, और ये लोग, इन्होंने सिंपल, इनका बहुत अच्छा एक तरीका ही था, कार्ल मार्क्स का बिल्कुल एकदम सही था कि समाज में अगर सबको सोशली कंट्रोल नहीं रहा तब तक वर्कर्स का कंडीशन इंप्रूव होगा नहीं। इन्होंने अपनी पार्टी बना ली। पार्टी बनाते समय बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लोग इसके साथ जुड़ गए। अब उसमें सोशल रिवोल्यूशनरीज पार्टीज को ये समझ में आ चुका था, क्योंकि पीजेंट्स ज्यादातर एक्टिव थे, और पीजेंट्स ही इस बात के लिए डिमांड कर रहे थे कि उनकी जमीन हमें दी जाए, तो पीजेंट्स को ही मुद्दा बनाया गया, ना कि वर्कर को, ठीक है। और सोशल रिवोल्यूशनरीज पार्टी ने इसमें कमाल किया। तो उस समय लगभग सभी मिल गए, क्योंकि जार निकोलस के साथ सबका मतलब क्या था, किसी को भी वहां पे फायदा नहीं था। तो मोनार्कियल सिस्टम उस समय हटाने के फेवर में सभी कोई थे, तो सब मिले, और जब सब मिल के किया तो उस समय किंग जार निकोलस ने ऑर्डर दे दिया कि चलो जाओ, और पुलिस को भेजा और बस मार काट करो इन लोगों का। तो उस समय ब्लडी संडे के नाम से फेमस है, क्योंकि उसी दिन फिर जब आक्रमण किया गया, उस आक्रमण में बहुत सारे वर्कर्स मारे गए जो उस समय थे, बहुत से, लगभग मोर देन 100-200 वर्कर्स मारे गए, और उसी को हम लोग ब्लडी संडे बोलते हैं, जिसको 1905 में जनरली ये चीज हुआ था। और इसके बाद से इन लोग और स्ट्रांग हो गए। अब लेनिन जो कि अपना एक और पार्टी फिर बना लिया, दैट इज बोल्शेविक, और ये बोल्शेविक पार्टी लेनिन ने मतलब इसको बरकरार रखा। अब सिचुएशन देखिए कैसे बदलता है। जार निकोलस को हटाने की पूरी तैयारी हो गई। जार निकोलस जब 1917 हटा दिया गया इनको, अब इनके हटा देने के बाद लेनिन को ऑलरेडी, चूंकि पहले वहां पे रसिया में क्या था कि कोई भी पार्टी को इलीगल बोला जाता था, मतलब वहां लीगलाइज नहीं था कि आप पार्टी बना सके। ये लोग भी काम कर रहे थे, सोशलिस्ट पार्टी के लोग छुप छुपा के ही काम कर रहे थे, न्यूज़पेपर इसके माध्यम से बात तो पहुंचाया जाता था, और जनरली जितने सारे न्यूज़पेपर के थ्रू लोग बात पहुंचाते भी थे तो बोल के पढ़ के सुनाते भी थे। सोशलिस्ट का प्रचार इस तरह से हुआ कि जो लोग बोल के नहीं सुन सके या जो सुन नहीं सकते थे, ठीक है, तो उनको किसी भी तरीके से, इशारे से या इस तरीके से उनको सोशलिस्ट का जो मकसद है सब समझाया जाता था। मतलब सोशलिस्ट का पूरा प्रचार हुआ था जबरदस्त। लेकिन चूंकि रसिया में पहले इलीगल था वो, लेकिन ये लोग फिर भी छुप छुपा के काम करते रहे। अब जब ये सारा चीज हो गया, इन लोगों ने बना ली अपनी पार्टी और जार निकोलस को हटा दिया गया। अब लेनिन का यहाँ पे बहुत, लेनिन क्या था,
और उसको ना पहले ही देशद्रोह लगा दिया गया था। तो लेनिन बाहर था कंट्री के, लेकिन जैसे उसने सुना कि मतलब जार निकोलस जो है खत्म होने वाले हैं, मतलब इन द सेंस कि वहाँ मोनार्कियल सिस्टम खत्म होगा, फिर से वापस आ गया है। और ये टर्म वापस आने के बाद इसने अनाउंस किया जिसको बोलते थे अप्रैल थेसिस, ठीक है ना। लेनिन्स अप्रैल थेसिस बोला जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है ब्लडी संडे लेनिन्स अप्रैल थेसिस। लेनिन अप्रैल थेसिस क्या था, उसने 3 कंडीशन रखे थे। 3 कंडीशन इसने रखा कि जितने जल्दी हो वार खत्म होना चाहिए, उसके बाद सेकेंड जो लैंड है वो पीजेंट्स को दिया जाना चाहिए। देखिए जो सपोर्ट में नहीं था पहले, फिर उसने ये चेंज किया, सिर्फ उसका काम ये था कि यहाँ पे आकर उसको पावर अपने हाथ ही आना था और कुछ नहीं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड ये था कि बैंक जितने भी हो सब के सब नेशनलाइज होने चाहिए। अब इससे क्या हुआ कि बोल्शेविक के जितने सारे लीडर थे वो सभी कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये लेनिन भाई कर क्या रहा है। लेकिन लेनिन समझ में आ गया था कि अभी जिस तरह से वहां नेपोलियन फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जब देखा कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही है, कोई यहाँ पे कुछ अभी खास रूल्स या रेगुलेशन चल नहीं रहे, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने उसका फायदा उठाया। उसी तरीके से यहाँ पे लेनिन ने पूरा फायदा उठाया और बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके उसने रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया। तो पार्टी चेंज करता गया, और याद रखिए पार्टी चेंज करने का उसका मकसद यही था ताकि लोगों को बिलीव दिलाए। और हालांकि हंगामा और लिबरल से इसने ही सारा करे। अब पीजेंट्स को जब जमीन देने के लिए पीजेंट्स को पावर दे दिया पूरी तरीके से, क्योंकि इसको तो फिर लिबरल्स वगैरह से भी निपटना था कि जाओ और अपना जमीन वापस लो जबरदस्ती। अब इन लोगों ने जब ये कांड जब हुआ ब्लडी संडे 1905 सारी चीजें जब हो चुका, तो लोग पागल हुए थे। और इसके बदले लोग क्या है, और सारे जितने सारे लेबर्स वर्कर सब के सब, मतलब एकदम किंग का जितना सारा डिटेल्स, फिर रिकॉर्ड्स था, कर्ज या मुंड जो भी सब कुछ जला उला दिया और बर्बाद कर दिया। हालांकि किंग इस बात पे राजी हो गए थे कि अब पार्लियामेंट होगा, जिसको हम लोग डीमा बोलते हैं। वहां पे रसिया में जो पार्लियामेंट होता है उसको बोलते हैं डीमा। तो उसमें डीमा जो है जार निकोलस ने बोला कि ठीक है अब से डेमोक्रेटिक तरह से होगा इलेक्शन और सब कुछ शुरू। लेकिन फिर भी पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ नहीं था। बाद में जब इनके खत्म होने के बाद जब पार्लियामेंट में हो रहा था, तो हालांकि बोल्शेविक पार्टी के लेनिन ने फिर इस डीमा को लगाया, मतलब डीमा फिर से हुआ इन द सेंस कि इलेक्शन हुआ, लेकिन उसमें उसको मेजोरिटी नहीं मिला। अब मेजोरिटी नहीं मिलने से उसकी तो बहुमत नीचे आने लगे। क्यों? क्योंकि लिबरल्स वगैरह पागल हुए पड़े थे, क्योंकि इनकी जमीन तो हड़प रहे थे ये, ठीक है। और अब इसका रीजन क्या हो गया, सिविल वार हो गया। सिविल वार क्या होता है? सिविल वार होता है जब अपने ही कंट्री में दो समुदाय, दो कम्युनिटीज या दो ग्रुप्स या दो धर्म के लोग आपस में लड़ते हैं, तो होता है सिविल वार। जैसे श्रीलंका में हुआ था, इंडिया में भी हुआ था, सिख मुस्लिम हिंदू जैसे, ठीक है। तो दो कम्युनिटी आपस में जब लड़ते हैं सिविल वार। सिविल वार में क्या हुआ कि सब के सब लोग जापानीज ट्रूप्स या जापान का थोड़ा सपोर्ट लिया है, कुछ अलग अलग सैनिक का, ये लोग मिलके बोल्शेविक के खिलाफ लड़ गए। मतलब बोल्शेविक जिसका नाम चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर लिया था। और रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जानबूझ कर लिया था क्योंकि उस समय सिंगल एक ही पार्टी यही दिख रही थी, ठीक है। और व्लादिमीर ने पूरा दिमाग लगा के अपना वहां पे छाया कर लिया था। फिर भी यहाँ से जब इन्होंने पूरा रिवोल्ट किया सिविल वार होने के बाद, फिर भी बोल्शेविक लगभग मानेंगे कि बोल्शेविक की जीत हुई। बोल्शेविक पार्टी यानी कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी की लगभग जीत समझ लीजिए। उसके बाद लगभग रशियन कम्युनिस्ट पार्टी की जीत के बाद बोल्शेविक का जब व्लादिमीर लेनिन का जब डेथ हुआ, तो स्टालिन को वहां का बनाया गया। उसके बाद बोल्शेविक पार्टी का या रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कह लीजिए। और स्टालिन ने लगभग सब काम ठीक किए। उसने यहाँ पे कॉलखोज, जिसको कलेक्टिव फार्मिंग बोलते हैं, उसको कलेक्टिव फार्मिंग शुरू किया गया। और कलेक्टिव फार्मिंग में क्या होता था कि एक एक साथ में सबको ये कर सकता था। मतलब साथ में इन द सेंस क्या, जैसे कि एक ही साथ 2-3 से ज्यादा फसलें प्लस बहुत सारे लोग को मिलके, लेकिन कलेक्टिव फार्मिंग का कोई फायदा एक्चुअली हुआ नहीं। अब इससे स्टालिन को बड़ा नुकसान हुआ, और स्टालिन को नुकसान होने के कारण स्टालिन को भी लोग अपोज कर दिए, और अपोज करने के बाद फिर गवर्नमेंट वहां की पूरी तरीके से बिखर गई। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी देखा जाए या वो जो व्लादिमीर लेनिन का, वो बहुत ही लगभग पूरी तरीके से वहां पे डोमिनेट कर गया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम बिखर गया। बाद में फिर यूएसएसआर आया और फिर ये सब चीज चेंजेस होना शुरू कर गया और डेमोक्रेसी की तरफ पूरा का पूरा इंक्रीज हुआ। तो ओवरऑल आपका वीडियो में सिर्फ यही है, ठीक है ना। आप एक एक पार्ट बाय पार्ट जरूर जाएंगे। लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स कंक्लूड करूं तो फिर रसिया ब्लडी संडे सोशलिस्ट का क्या था, और बाद में रसिया सिर्फ एक ऐसा कंट्री था जहाँ सोशलिस्ट हुआ, अपने आप को डोमिनेट किया, ठीक है ना। उसके बाद इधर है फिर कैसे बोल्शेविक ने अपना पार्टी चेंज किया,
पार्टी का नाम चेंज किया व्लादिमीर लेनिन ने, फिर स्टालिन बने और फिर वहां से सारा सिचुएशन चेंज हो गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इन सब रिवॉल्यूशन बहुत बड़े इम्पैक्ट था, ठीक है ना। और ये आपको दिमाग में रखना है, कनेक्ट हर रिवॉल्यूशन किसी तरह से करना है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत सारे चेंजेस, सोशलिस्ट पार्टी से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोग इंडिया के भी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज्यादा लोग इंडिया के राजा राम मोहन ये सब प्रभावित थे। तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। और हर रिवॉल्यूशन जितने उसको कनेक्ट करके करिएगा तब इजी होगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा।